हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा +1 पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है फेडरल सिस्टम इन इंडिया, इसके पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भारतीय संविधान के अंदर जो संघीय सरकार की स्थापना की गई है, इस संघीय शासन प्रणाली में हमने ये देखा कि भाई संघात्मक सरकार से क्या अभिप्राय है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई जब केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया गया है, उसको हम संघात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं। तो हमने संघात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। जैसे भी लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और अलग जो है उनके लिए अलग संविधान की जो है व्यवस्था होती है। और वो संघात्मक शासन प्रणाली जो है हमने कनाडा के जो संविधान जो है उस कनाडा के संविधान से बोरो किया है, उसे उधार लिया है। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि भारत में एकात्मक शासन प्रणाली। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि क्या भारत का संविधान पूर्णतः वो संघात्मक है, या वो अंशतः संघात्मक है, या वो फिर पूर्णतः जो है वो एकात्मक है। तो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि भारत का संविधान जो है वो अंशतः संघात्मक है, और उसकी जो विशेषताएं हैं देखते हैं तो वो केंद्र की जो सरकार है उसके पक्ष में है, यानी कि केंद्र की सरकार को ज्यादा वो पावरफुल बनाता है। अब जो अपने संविधान निर्माता जो थे उन्होंने ये महसूस किया कि भी भारत जैसे एक विविधताओं वाला देश में, इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं इस देश के अंदर, भाषा को लेकर के, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं। और फिर इस देश के अंदर जो मतलब ब्रिटिशर्स जो एक कॉलोनियल पीरियड था, उस दौरान उनकी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी जो थी, या जो राज्य रजवाड़े थे अपने देश के अंदर, उन राज्य रजवाड़ों को एक करना, विलय करना उनका, और फिर एक मतलब एक इस देश का इंटीग्रेशन करना, इसका एकीकरण करना, इसके लिए एक मजबूत केंद्र की सरकार का होना बहुत ही जरूरी था। क्योंकि अपने संविधान निर्माता जो है वो अपना एक हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड था, जो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से वो भली भांति वाकिफ थे। उन्होंने महसूस किया कि भी जब भी भारत की जो केंद्रीय सत्ता है वो मतलब कमजोर हुई है, तब विदेशी शक्तियों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया है, और भारत जैसे एक विशाल देश को उन्होंने गुलाम बनाया है। चाहे वो हूण थे, शक थे, कुषाण थे, अंग्रेज थे, जो भी आए इस देश के अंदर, उन्होंने भारत की जो केंद्रीय जो सत्ता जो थी वो जो कमजोर थी उसका फायदा उठाया और इस देश को गुलाम बनाया। दूसरा कारण ये था कि भी अपने देश के अंदर जब हम आज़ाद हुए तो उस आज़ादी के समय भारत के अंदर सामाजिक पिछड़ापन था, हम जातियों में विभाजित थे, जातिवाद की भावना जो थी, तेरे मेरे की भावना जो थी, और इस देश का आर्थिक विकास करना और एक सुदृढ़ नियोजित अर्थव्यवस्था को यदि हम अपना करके इसका विकास करें तो वो पॉलिसीज लागू करने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र की सरकार का होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार भारत का जो संविधान है वो संघात्मक व्यवस्था होने के साथ साथ वो केंद्र की ओर झुका हुआ है, या केंद्र की सरकार को ज्यादा मजबूत बनाने में, हमें शक्तिशाली बनाने में दिखाई देता है। तो वो केंद्र की सरकार के पक्ष में ज्यादा है। तो एक एक सिले सिलवार हम जो बिंदु है उस पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने केंद्र की सरकार को मजबूत बनाया है। तो सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है
कि जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशंस है वो केंद्र की सरकार के पक्ष में दिखाई देता है। आपने देखा कि जो अपनी संघात्मक शासन व्यवस्था थी, उस संघात्मक शासन व्यवस्था में 3 सूचियों के माध्यम से, सेंट्रल यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें क्या है कि पावर फंक्शंस और जो जुरिडिकेशंस है उसका निर्धारण किया गया है कि कौन सी शक्तियां, कौन से सब्जेक्ट, विषय जो है वो केंद्र की सरकार के पास होंगे, कौन से विषय जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगे और कौन से विषय जो हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में होंगे, समवर्ती सूची में होंगे। और जो बाकी बचे हुए जो विषय हैं वो केंद्र की सरकार के पास रखे गए। बाकी बचे हुए विषय जैसे डिस्कस करें, एक छोटा सा ही टॉपिक ले हम, जैसे कंप्यूटर, या आज के युग में जो हम एंड्रॉयड फोन जो यूज करते हैं, कंप्यूटर का है, इंटरनेट का है, या जैसे ऑनलाइन का है। तो इस प्रकार अपने संविधान निर्माता जो थे, जब अपने संविधान का निर्माण हो रहा था, इस प्रकार के विषय नहीं थे। ये आज के समय की जरूरत बन गई है। तो जो साइबर क्राइम है इसको कंट्रोल करना, रोकना, इस प्रकार का जो सब्जेक्ट आएगा बाकी बचे हुए विषयों में, ये आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो देखते हैं कि किस प्रकार केंद्र की सरकार हमें शक्तिशाली दिखाई देती है। तो सबसे पहला है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपने संघ सूची है, संघ सूची, इस संघ सूची में जो 97 सब्जेक्ट हैं आपके, इसमें मैंने आपको बताया था जैसे रक्षा का है, वित्त का है, विदेश का है, गृह का है, संचार का है, रेलवे का है, डाकतार का है। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं, और वो सारे के सारे विषय जो हैं वो सारे के सारे पावरफुल विषय हैं, वो सारे विषय जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखे गए। उससे कुछ नॉर्मल जो सब्जेक्ट हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रखे गए हैं। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है अपनी समवर्ती सूची है, उस समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा का है सब्जेक्ट, वन का है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, या जैसे आपका उत्तराधिकार को लेकर के है, नाप तोल को लेकर के है। इस प्रकार के जो विषय हैं वो विषय समवर्ती सूची में रखे गए हैं। समवर्ती सूची में ये कहा गया है कि भाई इन दोनों विषयों के ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन एक ही कानून को लेकर के यदि दोनों सरकारों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद हो जाता है, या कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, या एक डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, गतिरोध हो जाता है, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है वो मान्य होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून जो है वो मान्य होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जो वितरण किया गया है, वो केंद्र की सरकार के फेवर में है। तो इस प्रकार हम जैसे बाकी बचे विषय हैं, समवर्ती जो सूची का जो विषय आता है, या संघ सूची के अंदर जितने भी विषय हैं आपके, जैसे मान लो किसी देश दूसरे देश के साथ संधि समझौता करना है, युद्ध करना है, या शांति को बहाल करना है, तो इस प्रकार के जितने भी विषय हैं पावरफुल, वो सारे के विषय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखे गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता करती है, कोई संधि करती है, वो नहीं कर सकती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में है। दूसरा यदि हम देखें तो किस प्रकार हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शक्तिशाली दिखाई देती है। तो जो जैसे देखो राज्यसभा के प्रतिवेदन पर, राज्यसभा के प्रतिवेदन के ऊपर, यानी कि उसके प्रस्ताव पर, अपने भारतीय संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 यानी अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर दे अपने 2/3 बहुमत से, अपने 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में दिया गया कोई भी अमुक विषय वो राष्ट्रीय महत्व का हो गया है,
तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि राज्य सूची के अंदर 66 विषय आते हैं, राज्य सूची में 66 विषय आते हैं। इन 66 विषयों में यदि राज्यसभा को ऐसा लगता है कोई भी एक विषय, तो उस समय राज्यसभा आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग अपने 2/3 मेजोरिटी से ये रेजुलेशन पास कर दे कि भी अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां कानून बना सकती है। नंबर 2 कब बना सकती है? नंबर 2 और देखो, यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्री या उनकी विधानसभाएं प्रस्ताव पारित कर दें, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। नंबर 3 हम देखते हैं कि कब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें इंटरफेयर कर सकती है। तो 2 तो मैंने आपको बता दिए राज्यसभा के प्रतिवेदन पर, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानसभाओं के प्रतिवेदन पर, और नंबर 3 मान लो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी दूसरे देश के साथ कोई डील करती है, कोई समझौता करती है, और वो डील से रिलेटेड कोई भी उसके जो मतलब प्रस्ताव वगैरह हैं वो हो सकता है वो विषय राज्य सूची के में शामिल हो, तो राज्य सूची के विषय के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार कानून बना सकती है उस दूसरे देश के संधि समझौते की जो शर्तें हैं उन शर्तों के अकॉर्डिंग। मान लो जैसे पावर का है, बिजली का है, बिजली का जो सब्जेक्ट है, पावर का जो सब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। हो सकता है मान लो अमेरिका से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से या रसिया से अपने सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूक्लियर डील करती है, बिजली उत्पादन के लिए वो परमाणु ऊर्जा के साथ वो डील करती, न्यूक्लियर डील करती है, और वो विशेष स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्र की सरकार हमें ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देती है। नंबर 3 देखते हैं हम कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर काम करता है। यहां पर जो अपने संविधान सभा की सदस्य थी, फ्रीडम फाइटर थी और भारत कोकिला के जिसके नाम से उसको जाना जाता है, सरोजिनी नायडू ने एक राज्यपाल के बारे में एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि राज्यपाल उस तोते के समान है जो सोने के पिंजरे में निवास करता है। राज्यपाल उस तोते के समान है जो सोने के पिंजरे में निवास करता है। ये स्टेटमेंट सरोजिनी नायडू ने दी थी, क्योंकि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब उसकी इच्छा के अनुसार वो पद पर रहता है, और फिर वहां उसकी नियुक्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट के तौर पर काम करता है। अब जैसे देखो, राज्यपाल के पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं कि मान लो राज्य सूची के विषय से रिलेटेड कोई कानून बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, तो राज्यपाल के कुछ पास ये पावर होती है कि उन प्रस्तावों को जो मतलब, क्योंकि अपने संघात्मक शासन प्रणाली में राज्यपाल जब सिग्नेचर कर देता है, अपने हस्ताक्षर कर देता है, तो कानून बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट की सिफारिश के लिए उन प्रस्तावों को भेज सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यदि उससे डिसएग्री है तो उसको अपने पास सुरक्षित रख सकती है वो, या संसद में जो चर्चा होती है या ना भी हो तो उस दौरान वो प्रस्ताव लागू नहीं हो सकते। तो कुछ प्रस्तावों को राज्यपाल संसद की या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास उनको भेज सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे प्रस्ताव में काफी डिले हो जाती है, उनके ऊपर रोक लगा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कई बार मतलब, तो ये राज्यपाल की जो भूमिका है, इसकी भूमिका को हम देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो
मामले हैं उनमें इंटरफेयर कर सकती है। तो राज्यपाल की भूमिका भी हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा फेवर में है। नंबर 4 हम देखें कि अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसके पास पावर है, वो राज्य के विधानमंडल जो होते हैं उसको फेवर में ना लेकर के, उसको अपने हित में ना लेकर के या उसको अपने विश्वास में न लेकर के वो जब चाहे किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। वो उस राज्य का नाम और उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो सीमाएं हैं उनमें परिवर्तन कर सकती है। वो एक राज्य के अंदर दूसरे राज्य का निर्माण भी कर सकती है। जैसे देखो 2000 के अंदर 3 स्टेट बने अपने, मध्य प्रदेश को काट करके अलग राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़, बिहार से अलग राज्य बनाया गया झारखंड, और उत्तर प्रदेश से अलग स्टेट बनाया गया उत्तराखंड। तो इस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज्य के विधानमंडलों को विश्वास में न लिए बिना वो जब चाहे किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी एक अलग राज्य का वो निर्माण कर सकती है या उस राज्य के नाम को भी वो चेंज कर सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ राज्यों की जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो स्वायत्तता है, उस स्वायत्तता के ऊपर भी एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि अंकुश लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 5 यदि हम देखें, नंबर 5 तो जब अपने देश के अंदर, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो अपने प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी पावर होती हैं, उसकी जो आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं, जैसे उसमें हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 352, ये कब डिक्लेयर करता है राष्ट्रपति, जब अपने देश के ऊपर कोई अन्य देश आक्रमण कर दे या अपने देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो उस समय अपना जो संघात्मक जो ढांचा है, जो फेडरल सिस्टम है अपना कॉन्स्टिट्यूशंस का, वो फेडरल सिस्टम जो है वो यूनिटरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि संघात्मक जो ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में तब्दील हो जाता है। आर्टिकल 356 राज्य की संवैधानिक मशीनरी की विफलता, और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी आदेश दे सकती है, क्योंकि उस समय राज्य सूची के जो विषय हैं उन राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य को कोई भी आदेश दे सकती है, राज्य की सरकार को। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आपातकालीन या जो अपने देश के अंदर जो फाइनेंस इमरजेंसी है, या जैसे आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 356 है, उस दौरान मतलब जो एक संघात्मक ढांचा है वो एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 6 यदि हम देखें, नंबर 6 जो सिविल सेवाएं हैं अपने देश के अंदर, भारत के अंदर 3 प्रकार की सिविल सेवाएं हैं। एक तो है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरी है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, और तीसरी है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। ये 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। देखो, इनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वेतन इनको मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से, और ये जो IAS IPS जो अधिकारी हैं स्टेट गवर्नमेंट इनका ट्रांसफर भी नहीं कर सकती। यदि वो करना चाहे तो उसको होम मिनिस्टर से, अपना जो मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री जो है, उससे उनको आदेश लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इन अधिकारियों के माध्यम से जब चाहे वो राज्य की सरकार के जो प्रशासनिक जो मामले हैं उन प्रशासनिक मामलों में इंटरफेयर कर सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिनकी नियुक्ति तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वेतन स्टेट गवर्नमेंट देती है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वेतन स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, और वो प्रतिनिधि के तौर पर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और वो उनके माध्यम से
जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट उनके प्रशासनिक जो मामले हैं उनमें इंटरफेयर कर सकती है। तो अखिल भारतीय सेवाएं ये भी देखते हैं हम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में ज्यादा है। नंबर 7 यदि हम देखें, नंबर 7 यानी कि जो आपका उस आधार पर हम देखते हैं, तो उस आधार पर हम देखें तो भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भी संघ होता क्या है। जब विभिन्न छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्र एक बड़े राष्ट्र राज्य का निर्माण करते हैं और वो उनके बीच कोई संधि समझौता होता है। जैसे उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1922 के अंदर यानी 1922 के अंदर जो यूएसएसआर बना था, जैसे जॉर्जिया, बेलारूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो छोटे स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्होंने बड़ा राष्ट्र बनाया था। उनके बीच एक संधि समझौता था और वो संधि समझौता रहा 1991 तक, यानी कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 के अंदर। और फिर ये स्वतंत्र राष्ट्र थे ना, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र स्टेट डिक्लेयर कर लिया। लेकिन भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ये स्टेट किसी समझौते के परिणाम से संघात्मक शासन व्यवस्था में नहीं है, क्योंकि समझौते को तो किसी भी समय तोड़ा जा सकता है। और यदि संघ शब्द होता तो ये स्टेट, इनके अंदर अलगाववादी प्रवृत्तियां तो पहले से ही अपने देश के अंदर, तो फिर ये नहीं मानते सेंट्रल गवर्नमेंट को या उनके आदेशों को, कहते कि हमें तो एक अलग अपना स्वतंत्र स्टेट चाहिए। तो भारतीय संविधान में ये जो राज्य हैं ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, कोई समझौता नहीं हुआ इनके साथ, बल्कि भारतीय संविधान में ये कहा गया है यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। सिर्फ प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इतने बड़े जो वास्ट कंट्रीज है, इस कंट्री है, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश की प्रशासनिक व्यवस्था एक सरकार नहीं चला सकती। हमने सिर्फ प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया, ऐसा कोई समझौते का परिणाम नहीं है। नंबर 8 हम देखें तो ये है कि भारत के अंदर जो एक यूनिटरी जुडिशरी सिस्टम कायम किया गया है, एकीकृत न्याय व्यवस्था। उस एकीकृत न्यायिक व्यवस्था में क्या है कि जो भी अपने संविधान की जो समीक्षा है, उसका जो न्यायिक पुनराविलोकन है वो करती है अपनी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके जो डिसीजंस होते हैं, उसके जो जजमेंट्स होते हैं, वो नीचे के न्यायालयों को मान्य होते हैं। जैसे देखो, जैसे हम देखें कि जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो अमेरिका और स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है कि उन राज्यों का अपना एक अलग कोर्ट है। वो कोर्ट उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है, उनका उन स्टेटों का अपना अलग संविधान है, जबकि भारत के राज्यों का अपना कोई अलग संविधान नहीं है। सिर्फ जम्मू कश्मीर था, अब उसको भी एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है। तो जैसे स्विट्जरलैंड और अमेरिका के अंदर जो अलग संविधान, जैसे अमेरिका के अंदर 50 स्टेट हैं तो उनका अपना अलग संविधान है, उनकी अपनी अलग कोर्ट हैं, वो उनके जो जजमेंट्स हैं वो उनको मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, एक यूनिटरी जो जुडिशरी सिस्टम कायम किया गया है वो नीचे के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पावर का हम देखते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में ज्यादा है। नंबर 9 यदि हम देखें, नंबर 9 उसके ऊपर यदि हम देखें तो जो राष्ट्रपति शासन है, जैसे आर्टिकल 356, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी की विफलता, यानी कि यहाँ क्या होता है, कई बार राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो संदिग्ध हो जाती है,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि राज्यपाल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट के तौर पर काम करता है। तो कई बार क्या होता है कि राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो संदिग्ध हो जाती है। यानी कि कई बार आपने देखा होगा जब किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिंपल मेजोरिटी प्राप्त नहीं कर पाती है, गठबंधन सरकारों का दौर शुरू होता है, तो उस समय मतलब कई बार हम देखते हैं कि राज्यपाल की भूमिका जो है वो संदिग्ध हो जाती है। या कई बार हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो और स्टेट के अंदर अलग पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो, तो उस समय हम देखते हैं कि राज्यपाल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर काम, अभी जैसे आपने महाराष्ट्र का उदाहरण देखा होगा, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी, वहाँ जो ड्रामा था, उससे पहले आपने कर्नाटका में देखा कि कैसे जो मतलब बीजेपी सरकार जो है वो अपनी सत्ता में आने के लिए उसने किस प्रकार के हथकंडे अपनाए, सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ा और उसने कहा कि भी फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और टाइम पीरियड भी रखा उसका। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई बार राज्यपाल की भूमिका भी संदिग्ध हो जाती है। तो राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में है। कई बार राज्यों के मुख्यमंत्री या अलग, जैसे कई बार ये मुद्दा बन जाता है कि भाई आर्टिकल 356 को जो है संविधान से हटा ही देना चाहिए, ये मनमानी है एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके फेवर में है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी, वो अपने देश के अंदर क्या है कि नंबर 10 यदि हम देखें तो अपने देश के अंदर एक केंद्रीकृत नियोजित व्यवस्था है। आपने देखा होगा 15 मार्च 1950 को अपने देश के अंदर योजना आयोग की स्थापना की गई थी और वो जो प्लानिंग कमीशन है जो देश के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाता है, आर्थिक नीतियां बनाता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन कल्याणकारी जो पॉलिसीज वगैरह हैं उनका फायदा हो। तो इस प्रकार वो जो पॉलिसीज बनाता है तो उस समय क्या होता है कि उसकी जो नीतियां और कार्यक्रम होता है उन नीतियां और कार्यक्रमों को स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 11 कि जब अपने संविधान के अंदर जो संशोधन होता है, वो जो संविधान संशोधन है उस संविधान संशोधन में यानी कि अपने आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें क्या है कि 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। उस संविधान संशोधन में जो मंत्रिमंडल होता है मतलब 3 टाइप से होता है। कुछ ऐसे मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं, उस नॉर्मल सब्जेक्ट में मंत्रिमंडल उसमें अमेंडमेंट कर लेता है संविधान में। कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं, नंबर 2 हम देखते हैं, कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिसमें संसद अपने दोनों सदनों की 2/3 मेजोरिटी से, और तीसरा जो टाइप है वो ये है कि संसद अपने 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ आधे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सहमति जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि अपने संविधान का जो 2/3 जो पार्ट है यानी कि नियर अबाउट 70% जो हिस्सा है संविधान का, उसमें संशोधन करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान संशोधन में भी हमें ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली जो है वो सरकार दिखाई देती है, केंद्र की सरकार। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भाई भारतीय संविधान का जो बदलता हुआ जो स्वरूप है कि जैसे आज एक सहकारी संघवाद जो कायम हुआ है, इसका जो इतिहास है, और फिर उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है कि जो मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था में कैसे आज एकात्मक शासन व्यवस्था में जो रूप हमें बदलता हुआ स्वरूप हमें दिखाई देता है कि आज एक सहकारी संघवाद की व्यवस्था कायम हो गई है या गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया है। इसमें राज्य जो हैं वो मनमानी नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कौन कौन से विषय हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये था अपने संविधान का एकात्मक जो स्वरूप है, कैसे संविधान या सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्तिशाली दिखाया गया है, या अपना संविधान जो है वो अंशतः
संघात्मक है और वो एकात्मक की ओर झुका हुआ है। तो ये सब कारण थे। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत में कैसे एक सहकारी संघवाद जो है वो कायम किया गया है। धन्यवाद।